अभी तक हम शॉर्ट रन में, अल्पकाल में एक फर्म का जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके सप्लाई फंक्शन को हमने देखा, समझा। अब हम उसी फर्म के लॉन्ग रन सप्लाई फंक्शन को, दीर्घकाल में पूर्ति वक्र को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये समझें कि दीर्घकाल में ये जो कॉस्ट कर्व्स जो होते हैं, जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए भी हमने कॉस्ट कर्व निकाले थे, हमने निकाले थे मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट कर्व, है ना। सीमांत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, और तीसरा औसत लागत। तीनों के कर्व हमने निकाले थे और तीनों के कर्व को यूज करते हुए हमने एक फर्म का सप्लाई फंक्शन या पूर्ति वक्र निकाला था। क्योंकि अब हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं और लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट जो है, कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में अस्थिर लागत जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? हर चीज परिवर्तनशील है। मैनेजर को नौकरी पे रखा जा सकता है, हटाया जा सकता है। जिस घर में, जिस जगह पे फैक्ट्री चल रहा है, उसको भी बंद किया जा सकता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि लॉन्ग रन में हमारे पास कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है। जो भी कॉस्ट होता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट के बराबर होता है इन लॉन्ग रन। तो हमारा काम और आसान हो गया। हम लॉन्ग रन में हमें औसत परिवर्तनशील लागत की बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ सीमांत लागत एवं औसत लागत की बात करनी है ना। तो अब हम देखें कैसा औसत लागत हो सकता है। तो हम याद कीजिए कि हमने कॉब डगलस के लिए कॉब डगलस फंक्शन अगर हो प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसका कॉस्ट कर्व कैसा आता है हमने निकाला था। इनफैक्ट हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो, कि हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो मींस पैमाने का स्थिर प्रतिफल हो, पैमाने का स्थिर प्रतिफल हो। तो हमारा जो कॉस्ट होता है ना, हमने निकाला था W1 W2Y, हम दो ही इनपुट ले रहे थे वहां पे। तो इसे हमने देखा था कि CW1 W2 मल्टीप्लाइड बाई Y हो जाता है। तो ये टोटल, ये ना कुल लागत था, है ना। अगर हम औसत लागत की बात करें तो दोनों साइड में हमें Y से डिवाइड कर देना पड़ेगा और उसके बाद हमारा औसत लागत, बिकॉज W1 और W2 तो मार्केट में फिक्स है। ये याद करें, W1 और W2 इनपुट के प्राइसेस थे, ये तो दूसरे मार्केट से आ रहा है, फिक्स्ड है, तो ये कांस्टेंट हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो Y के साथ बदल नहीं रहा है। उसी तरह अगर हमारा पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल है, मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, तो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे की तरफ आ जाएगा। और उसी तरह अगर हमारा पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल है तो हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ता हुआ चला जाएगा। एवरेज कॉस्ट कुछ ऐसा आएगा हमारा अगर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें पहले तो कॉस्ट घटता हुआ, मतलब औसत कॉस्ट घटता है और फिर औसत कॉस्ट बढ़ रहा होता है। हम कुछ ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसा है Y के साथ, और हम पहले भी निकाल चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होगा वो एवरेज कॉस्ट कर्व के न्यूनतम पॉइंट से पास करेगा, तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमें ऐसा मिल जाएगा। यहां अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। इस केस में हम देखें, हमारा लॉन्ग रन सप्लाई फंक्शन है ना, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र जो होगा
वो अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जो मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट होगा वो, और जो पार्ट एवरेज कॉस्ट से ऊपर रह रहा है वो हमको सप्लाई फंक्शन देगा। तो हमारा सप्लाई फंक्शन इस केस में कुछ ऐसा हो जाएगा। लाल कर्व से हमारा सप्लाई फंक्शन दिया गया है। पहले जैसी ही बात है, कुछ नया हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पहले हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, औसत परिवर्तनशील लागत से सब कुछ डिसाइड कर रहे थे, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत से। अब जो है हम लोग एवरेज कॉस्ट से, औसत लागत से और सीमांत लागत से हम डिसाइड करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। और हम बड़े आसानी से देख सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ पे हो, ज़्यादा हो, मतलब ये मान लीजिए पी स्टार वाला पॉइंट है, पी स्टार से ज़्यादा हो, तो हम देखेंगे कि इस बिंदु पे हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है ना। तो इसमें निसंदेह ही हम काले कलर वाले शेड से प्रॉफिट बता सकते हैं इस फर्म का कि प्रॉफिट क्या होगा, है ना, अगर पी ये हो गया तो ऑफ कोर्स अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री होगा, लॉस होगा तो एग्जिट होगा। इस वजह से हम देखेंगे कि अल्टीमेटली मार्केट जो है ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आ करके वो प्राइस जो है न्यूनतम बिंदु पे ही हमें प्राइस मिल जाएगा, मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस। ये हमारा पी स्टार अल्टीमेटली मार्केट में होगा और ये फर्म उस पे वाई स्टार सप्लाई कर रहा होगा। तो ये ऐसी डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, बस ये हम दूसरे लॉन्ग रन के सापेक्ष में कर रहे हैं। और यहाँ हम बातें कर रहे हैं एक फर्म के बारे में। जब हमें एक फर्म का सप्लाई फंक्शन मिल गया, या तो वो सप्लाई फंक्शन जो है दीर्घकाल का है या लघुकाल का है, हम सारे सप्लाई फंक्शन को ऐड करके हम मार्केट का सप्लाई फंक्शन निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर एक फर्म का सप्लाई फंक्शन ऐसा है, मान लीजिए y इज इक्वल टू पी है, हम इसमें नहीं जाते हैं कि ये लॉन्ग रन के लिए आ रहा है या शॉर्ट रन के लिए आ रहा है, हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, y इज इक्वल टू पी है और हमारे पास दो फर्म है इस मार्केट में, है ना, दो फर्म है इस मार्केट में। तो क्या होगा कि पहला फर्म P देख करके Y सप्लाई करेगा, दूसरा फर्म भी P देख के Y सप्लाई करेगा, टोटल सप्लाई P पे अब 2Y हो जाएगा। सो मार्केट का सप्लाई फंक्शन Y इज इक्वल टू P बाई 2 हो जाएगा, वो कुछ ऐसा होगा। तो इसको समझ लेते हैं आगे। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा डिमांड फंक्शन है ना, PY ऐसा कुछ डिमांड फंक्शन है, और अभी मार्केट में मान लीजिए K फर्म है और सप्लाई फंक्शन हमें ऐसा मिल रहा है। यहाँ से हमें ये एक P नॉट Y नॉट, ये जो है सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, मान लीजिए सारे फर्म एक जैसे ही हैं अपनी सहूलियत के लिए, वो उनका कुछ ऐसा औसत लागत इस तरह से दिख रहा है और इस तरह से मार्जिनल लागत दिख रहा है। तो क्लियरली इस केस में हम पहले ही देख चुके हैं कि इस केस में जो भी फर्म मार्केट में है वो इतना प्रॉफिट कमा लेंगे। तो अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो दूसरे को भी मार्केट में आने का इंसेंटिव मिलेगा, दूसरे फर्म भी मार्केट में आएंगे। तो अगर 2 से तीसरा फर्म आ गया तो इस P पे सप्लाई जो है सो 3Y हो जाएगा और y इज इक्वल टू P3 हो गया। तो नया वाला सप्लाई कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ अगर नया सप्लाई कुछ ऐसा होता है तो नया कह सकते हैं कि ये जो है अब इक्विलिब्रियम प्राइस P1 हो गया और Y1 टोटल सामान बेचा जा रहा है। तो अब जो है अगेन यहाँ पे इस जगह पे जो है ना ये सप्लाई हो रहा है, और इस केस में भी हम देखते हैं कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो तब तक फर्म इंटर करते रहेंगे जब तक अल्टीमेटली ये जो न्यूनतम वाला जो प्राइस है P स्टार, ये वो हिट ना कर ले। सो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपका P स्टार पे। जब ये हो जाए P स्टार तो किसी भी फर्म को ना इंटर करने का इंसेंटिव होगा, न निकलने का इंसेंटिव होगा,
और मार्केट इस इक्विलिब्रियम पे बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऐसा है, इक्विलिब्रियम ऐसा है कि किसी फर्म को न एंट्री प्रवेश चाहिए न किसी को एग्जिट चाहिए। हम कह दें यहां पे नो एंट्री एंड एग्जिट, है ना, ये आउटकम है, ऐसा इक्विलिब्रियम का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि हम रूल से बोल दे रहे हैं कि नो एंट्री नो एग्जिट। हमारे पास इस इक्विलिब्रियम की वजह से हो जाएगा नो एंट्री नो एग्जिट। जो भी फर्म है अगर वाई सप्लाई कर रहा है तो वाई ही सप्लाई करते रहना चाहेगा। मार्केट में अगर प्राइस पी है तो ये प्राइस पी ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। पहले भी ये हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, लेकिन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम लोग नो एंट्री नो एग्जिट को भी इसमें हमें इंक्लूड कर देना चाहिए। तो ये रहा डिस्कशन ऑन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है, और लॉन्ग रन सप्लाई फंक्शन। थैंक यू।